एवरीवन। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बेटे आपका क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान निर्माण। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो लोकतंत्र की सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? फर्स्ट नीड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे भारत में भी यही प्रक्रिया चली। तो आपके चैप्टर में अब जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जो है आपका सिलेबस से आपके साल सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि क्यों साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को हमें उसके प्रोसेस को हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ के ये जो नेता थे नेल्सन मंडेला, जैसे हमारे यहाँ के गांधी जी थे, उससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने अपने शब्दों में कहा, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। दोनों। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इट इज़ एन आइडियल विच I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो ये अपने शब्दों में नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जो संघर्ष, इन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, अपनी लाइफ के लगभग इन्होंने 28 साल जो है जेल में बिताए। वो किस लिए? ठीक है, क्या करना चाहते थे? ये चाहते थे कि जो गोरे लोगों का डोमिनेंस है, जो ज़बरदस्ती इन्होंने शासन हमारे ऊपर थोपा हुआ है, और गोरे ही नहीं, उसमें काले लोग भी हैं, दोनों। यानी ये किसी विशेष जाति के खिलाफ या विशेष रंग वालों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, ये उन सब लोगों के खिलाफ अपना संघर्ष कर रहे थे जो समाज में असमानता पैदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी समाज को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको एक समान मौके मिले। इनके देश में जो है उस टाइम पे बड़ा ही बुरा हाल था, बहुत ही रेसिज्म वहाँ पर जो था, रेसिज्म यानी कि रंग नस्ल भेद की नीति, रंग भेद की नीति वहाँ बहुत ज़्यादा अपनाई जाती थी। जो गोरे लोग थे वो संख्या में बहुत थोड़े थे और जो काले लोग थे वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की एक कंडीशन वहाँ की ऐसी है। ठीक है, वहाँ का जो एनवायरमेंटल ऐसी कंडीशन वहाँ की है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो काले रंग के ही होते हैं। तो ये जो गोरे रंग के लोग बाहर से आए, यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए, जैसे कि हम अपने भारत की बात करें, यहाँ का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ जो है बाहर से लोग जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, लगभग 200 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर गए, अपना कॉलोनी उन्होंने साउथ अफ्रीका को बनाया, औपनिवेशीकरण। आपको पता है बड़े बड़े जो देश हैं वो छोटे देशों को अपना गुलाम बना लेते थे, पहले अपने डेवलपमेंट के लिए उनके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते थे। हालांकि आज भी बहुत टर्म्स में ये हो रहा है, बट आज इसको हम खुले रूप से जो है कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी नहीं कह सकते, औपनिवेशीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा टाइम नहीं रहा है कि कोई भी देश किसी दूसरे बड़े देश का गुलाम बनकर रहे। अब जो वो गोरे लोग वहाँ पर थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपार्टीज की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। तो व्हाट इज अपार्टीज? अपार्टीज है क्या? रंग भेद की नीति। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. ये साउथ अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, हालांकि और देशों में भी ये था, बट साउथ अफ्रीका की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन हद से ज़्यादा था। यानी गोरे लोगों ने इतनी भेदभावपूर्ण नीति उनके साथ अपनाई कि उनको एक दूसरे की छाया भी उनके ऊपर अगर पड़ जाती थी तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट वो कर देते थे, यानी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनके जो होटल्स हैं, उनके जो खाने पीने की जगह हैं, वो सब कुछ अलग था, स्कूल्स अलग थे। ठीक है, और अच्छी एजुकेशन लेने का उन्हें हक नहीं था, यानी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव, बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक इनके साथ जो है किया जाता था। इसकी कंपैरिजन हम अपने देश के साथ भी कर सकते हैं। हमारे देश में जो है एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जो यहाँ पर है अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, छुआछूत की नीति, वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। जो ये बड़ी बड़ी कास्ट के लोग थे, जो अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो पंडितों की हम अगर हम बात करें, तो वो नीच जाति के लोग, उन्होंने एक विशेष किस्म की जाति को क्या बनाया हुआ था कि ये नीच जाति के लोग हैं तो इनसे दूर रहना है, यानी छूना, उनसे छूकर अगर हवा भी आ गई है तो वो अपवित्र अपने आप को मानते थे।
ठीक है। उनको जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था, सारे जो छोटे छोटे काम हैं, गंदे काम हैं, वो उनसे करवाए जाते थे और कहा जाता था कि उनको शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं है। तो अनटचेबिलिटी से हम इसके कंपैरिजन जो है कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्टिस्ट पॉलिसी थी और हमारे एंशिएंट इंडिया में जो एक अनटचेबिलिटी की जो सिस्टम चला हुआ था, हालांकि उसको अबॉलिश कर दिया गया था संविधान के अकॉर्डिंग। जब हमारा संविधान बना 1947 में, हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, वो सब आप पढ़ चुके हो। तो हमने जो संविधान सभा ने हमारा जो संविधान बनाया उसमें सबसे पहले इसी चीज़ को यानी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया था, इसको ख़त्म किया गया था, छुआछूत की नीति को। ठीक है। तो सेम हम अपार्टिड हम जो पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। अब देखो गोरे लोगों ने वहाँ पर क्या किया, द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। 17वीं और 18वीं शताब्दी की ये बात हम कर रहे हैं। द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड द विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। बिल्कुल वही तरीका जैसे भारत में अंग्रेजों ने आकर जो नीति अपनाई थी। ठीक है। यहाँ के लोगों को भी उन्होंने काले भारतीय लोग कहना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ जो है इसका प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जब हमें आज़ादी मिली 1947 में हमें आज़ादी मिली तो लगभग सभी अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका में जो लोग थे, वो जो यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए थे व्यापार करने, वो मोर ओवर वो लोग वहीं पर बस गए। ठीक है। अपने परिवार के साथ अपना सारा काम उन्होंने वहीं पर जमा लिया, वहीं पर वो बस गए और उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम को, वहाँ की सरकार को जो है अपने अंडर कर लिया। ठीक है। अपने जो है कंट्रोल में कर लिया। अब देखो ये आपको बताया जा रहा है कि वहाँ की जो 3/4 पॉपुलेशन थी, 3/4 यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 75% लोग वहाँ के जो है वो काले थे और बाकी जो 25% लोग थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे जो उन पर राज कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक गलत नीति उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रखी थी। तो अपने इसी स्ट्रगल को जो है नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में भी लिखा है। इसमें आपको यही सारा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि उसने अपनी बुक में अपना स्ट्रगल लिखा है कि कैसे उसने इस नीति को ख़त्म करने के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ताकि अपनी मर्जी से जो गोरे लोग हैं वो कोई भी पॉलिसीज़ ना बना सकें, कोई भी नीतियाँ ना बना सकें, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चलें, एक संविधान बनाया जाए, रिटर्न में रूल्स जो हैं वो बनाए जाएं और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल करे। ठीक है। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो ऐसा संविधान बनाने की शुरुआत अगर हम कहें दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस रेवोल्यूशन हमने पढ़ा है, वो हम कर चुके हैं। रशियन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा है, उसमें भी हमने यही पढ़ा कि संविधान बनाया गया, ये ज़रूरी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में तो कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, 1799 में फ्रांस की क्रांति हमने पूरी विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा है उस चैप्टर को, 9th क्लास का ही आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। तो वहाँ जब संविधान वो लिखा गया था 1790 के बाद, वहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर इशू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर संविधान लिखा गया था। तो सेम यही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के जो है बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन। यानी संविधान में ऐसे रूल्स लिखे होते हैं और वो ज़रूरी भी हैं, ऐसे कानून उसमें बनाए जाते हैं जिसमें कि उस पर्टिकुलर उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको सिटीजन्स कहते हैं, वहाँ के नागरिक जिनको कहते हैं, उनमें कैसे संबंध हों, वहाँ पर कैसे रूल्स अपनाए जाएं, किसी विशेष जाति को, मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनको कुछ अलग से राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सबके साथ इक्वलिटी का जो है सिस्टम अपनाया जाएगा, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ज़रूरी है। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडिंग। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वो कोई लोकतांत्रिक देश हो, ज़रूरी नहीं है। मोनार्की हमने देखी है, ठीक है, मोनार्की को हमने पढ़ा है, राजतंत्र कैसा होता है सबको पता है। पुराने टाइम में राजतंत्र ही हर जगह पर होता था, राजा हुआ करता था, उसके मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अगर भी वो कुछ रिटन रूल्स को वो फॉलो कर रहे हैं तो बेशक वो राजतंत्र को बनाए रखें। जैसा कि नेपाल में, नेपाल की अगर हम बात करें तो 2005 तक वहाँ राजतंत्र ही था।
ठीक है, अभी कुछ समय से ही वहाँ जो है मोनार्की एबॉलिश हुई है, राजा का तंत्र वहाँ से ख़त्म किया गया है नाम मात्र के लिए। हालांकि अब भी वहाँ को राजा को माना जाता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र हो तभी कॉन्स्टिट्यूशन हो, तभी रिटर्न में संविधान लिखा जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में, इवन अगर कहीं पर तानाशाही है तो वहाँ भी वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर सकते हैं कि कुछ रूल्स अपने लिए लिख लें कि आप जब रूल कर रहे हो, जब आप गवर्नमेंट चला रहे हो, तो कुछ रूल्स, कुछ ऐसे नियम हों जिनको फॉलो आप करो, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए ज़रूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्रेट ब्रिटेन जिसने हमको भी रूल किया था, हमारे ऊपर भी शासन जो है, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों ने किया हमारे ऊपर, तो अमेरिका ने भी उनको पहले अपना गुलाम बना रखा था। तो अमेरिका ने उनसे आज़ाद होते ही सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन की बात मैंने आपको बताई कि वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। तो दैट इज़ नीडिड जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना रहे हैं, खास तौर पर जब हम भारत की बात करें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा रियल टॉपिक इस चैप्टर का है। उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी साउथ अफ्रीका के बारे में, जो आपके चैप्टर में मेंशन कर रखा है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए आपको वो पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। एज यू नो, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 1947, 15 अगस्त 1947। हमें भी जो है ब्रिटेन के लोगों से, जिन्हें हम अंग्रेज कहते थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग कहते थे, उनसे हमें आज़ादी मिली। अब उसके लिए हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि हमने अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो करने की घोषणा की थी कि हम अपनी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको लोकतांत्रिक रूप से चलाएंगे, लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ थी? संविधान। मैंने आपको बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए संविधान का होना ज़रूरी है। ओके, सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रोसेस जब शुरू हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो एक स्टार्टिंग हुई, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे, बहुत सारे एक्ट उन्होंने पारित किए थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे नियम लिखे हुए थे। तो उनमें से हमने कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेना शुरू किया। उसमें से एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। फर्स्टली इज़ 1928 नेहरू रिपोर्ट, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी थी। कभी आप नेहरू के नाम से वो थोड़ा जो है उसको सोच लो, ये है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने रेडी की थी? मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य मंत्रियों ने मिलकर। उसके बाद 1931 कराची सेशन। कांग्रेस जो पार्टी है, आपको पता है एक सिंगल पार्टी थी कांग्रेस ही उस टाइम पर। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी एक पार्टी थी, जो 1925 में जिसका जो है गठन हमारे देश में हो गया था। बट मेजॉरिटी में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस, क्योंकि सारे बड़े बड़े जो नेता थे वो कांग्रेस के थे। ठीक है, तो कांग्रेस के जो सेशंस होते थे, उसके जो सम्मेलन होते थे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। उनसे हमें अपने संविधान में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली। तो 1931 में जो कराची सेशन हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा संविधान लिखने के लिए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में, इस रिपोर्ट में और इन सेशंस में जो है किसके बारे में बात होती थी? UAF। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, हिंदी में इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसके बाद फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, राइट्स ऑफ मिनॉरिटी, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकार। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातें हुई कि ये चीज़ें हमें अपने जो है संविधान में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यानी कौन कौन से प्रेरणा स्रोत रहे जहाँ से हमारे जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने प्रेरणाएं ली। आइडल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से उन्होंने बहुत सारी प्रेरणा ली। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी, वहाँ जो संसद में 2 सदन थे, कैसे वो अपना जो है शासन चलाते थे, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। बिल ऑफ राइट्स US, अमेरिका में जो मौलिक अधिकारों के से संबंधित एक बिल पास हुआ था, वहाँ से हमने जो है अपने फंडामेंटल राइट रखे, अपने मौलिक अधिकार रखे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, ये ऑलरेडी हम रशिया रेवोल्यूशन अपने हिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन से फंडे हुए, कौन कौन से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गया, तो ये सारी प्रेरणाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वहाँ से ली। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा, हमारी जो सबसे पहली संविधान सभा बनाई गई वो कैसे बनाई गई? फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन
famously known as the Cabinet Mission Plan 1946 created the Constituent Assembly of India। तो हमारी जो संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में, उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रही? कैबिनेट मिशन, जिसको कि अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी नीतियाँ इतनी अच्छी थी जो भारत के लिए सहयोग कर सकती थी। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई, उनका पहला जो है वो सम्मेलन हुआ। दिसंबर 1947 299 मेंबर्स इन असेंबली। ठीक है। अब क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाने थे उनके लिए ही मीटिंग हुई थी, और दिसंबर 1947 तक हमारे जो है असेंबली में 299 मेंबर संविधान सभा के चुने जा चुके थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले जो एक राष्ट्रपति जो उस टाइम पर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है इस संविधान सभा का प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सो ओल्ड? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, इसके लिए वोटिंग हुई थी, इसके जो मेंबर्स थे, क्योंकि संविधान जो लिखा जाना था वो पूरे भारत के लिए लिखा जाना था, दैट्स वाई पूरे भारत के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी था। सब जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समुदाय हैं, ठीक है, जितने भी धर्म हैं, रिलीजन्स, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें होना ज़रूरी था। दैट्स वाई ये जो 299 मेंबर्स जो चुने गए, 299 सदस्य जो संविधान सभा के उस टाइम पर चुने गए थे, ये जो हैं उस टाइम पर प्रेजेंट टाइम के भारत के सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सभी जातियों का, सभी समुदायों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब उन्होंने मिलकर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में या उससे 20 साल बाद, 30 साल बाद का जो समय है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पुराना हो चुका है। हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें? किस बेसिस पर हम उसे स्वीकार करें? क्या आधार उसके होने चाहिए? इट इज़ बेस्ड ऑन अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये एक बहुत ही विशाल धारणा है उस टाइम पर जो बनाई गई, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट बाय द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेचर। उस टाइम पर जो सदस्य उसके लिए चुने गए थे, आपको पता है BR अम्बेडकर जो इसके चेयरमैन बनाए गए थे, जिनको जो है हमारे भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है। जनक जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये लोग चुने गए थे संविधान को बनाने के लिए, ये कोई ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े स्तर पर इनके लिए वोटिंग हुई थी। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स थे, नेता थे, वो लगभग कांग्रेस में जो है हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को उसमें रखा गया था। इतनी ज़्यादा उसमें जो है एक असेंबल जो है पावर थी कि उसके अंतर्निहित में ही इतने सारे जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों को उसने अपने अंदर जो है समाहित कर रखा था, और हर जाति, हर समुदाय की सोच से वो अवगत थे। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनको पता था कि उस टाइम पे मेरी कास्ट के लोगों को क्या चाहिए। SC और ST जो कास्ट थी, उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे हो रहा था, वो हम सभी को आज पता है कि छोटी जाति के लोगों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं था, उनको बड़ी नौकरियों पे रहने का अधिकार नहीं था। ठीक है। तो ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की जो एक उनके लिए व्यवस्था की, आरक्षण की उनके लिए व्यवस्था की, रिजर्वेशन को रखा। ठीक है। एज अ रिटन रूल्स, ताकि उसको माना जाए, उसको प्रैक्टिकली किया जाए, क्योंकि जब तक कानून की शक्ति किसी नियम के पीछे नहीं होती है, लोग उसको नहीं मानते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोविजन लेजिस्लेचर थे, यानी जो विधान पालिकाएं थी, चाहे उसमें जो प्रिंसेस थे, जो राजा महाराजाओं की रियासतें थी पहले, ठीक है, उन्होंने भी, उनके मेंबर भी उसमें चुन के आए थे। असेंबली वॉज कांग्रेस डोमिनेटेड, कांग्रेस वॉज टू एमलगेमेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप। कांग्रेस के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कांग्रेस में लगभग हर तरह के लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखे गए थे। दैट्स वाई ऐसा संविधान इतने महान लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम उसको स्वीकार करें। ठीक है। और हमने, भारत के सभी लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर उसमें भेजा था। दैट्स वाई हर धर्म के लोगों के लिए, हर समुदाय के लोगों के लिए हमारे संविधान में कुछ ना कुछ अलग से लिखा गया है।
द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें थोड़ा सा इस पिक्चर में आपको प्रोसेस बताया गया है कि क्या प्रोसेस रहा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग इसकी हुई, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट चुन लिया गया। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी एक इसका खाका तैयार करने वाली कि कौन कौन से नियम इसमें रखे जाएंगे, एक रफली, जैसे हम अपनी रफ नोटबुक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिख लेते हैं और फिर हम अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल फाइनली बनाते हैं, ऐसे ही संविधान सभा का एक खाका तैयार करने के लिए, ठीक है। तो वो एक कमेटी अपॉइंट की गई। 4 नवंबर 1947 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड। 4 नवंबर 1947 को एक जो रफ, ठीक है, एक जो ड्राफ्टिंग यानी एक जो खाका है संविधान का वो तैयार हो गया था कि किन किन नियमों को इसमें रखा जाएगा। 26 नवंबर 1949 ड्राफ्टिंग कंप्लीटेड। 26 नवंबर 1949 को जो है पूरी तरह से संविधान का काम जो है वो पूरा हो गया था कि हाँ इसमें कैसे कैसे इसको लिखा जाएगा। जनवरी 24 1950, 24 जनवरी 1950 को द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड। 24 जनवरी 1950 को जो एक हाथ से लिखा हुआ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइन हो गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और हमारे संविधान को बनने में टोटल जो टाइम है वो कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये भी आप टेन्योर जो है वो याद रखेंगे, 2 years 11 months 18 days, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।